तो अपन अभी तक देख रहे थे प्रीवियस 3 पार्ट्स में। जो अपन ने देखा वो लाइफ प्रोसेस चैप्टर अपन पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने 3 टॉपिक ऑलरेडी पहले पढ़ लिए हैं और अगला टॉपिक जो है वो है अपना ट्रांसपोर्टेशन के। जो लिविंग बींग्स होती हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन यानी कि उनकी बॉडी में एक चीज एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से जाती है वो अपन इस वाले पार्ट में स्टडी करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन को अगर ऑल ओवर अपन समराइज करें तो उसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो अपने सिलेबस में जो दे रखा है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर एनिमल्स में दे रखा है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो अपन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखें तो उसमें 2 टाइप के वेसल्स या पाइप्स होते हैं जिनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, उन्हें अपन वस्कुलर बंडल कहते हैं। वस्कुलर बंडल 2 टाइप के हैं, जाइलम और फ्लोएम। जब अपन प्लांट वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे तो उसके अंदर अपन इन्हें इंडिविजुअल देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट अपन ह्यूमंस के अंदर अगर बात करें तो ह्यूमंस के अंदर व्हीकल के तौर पे एक चीज होती है, क्योंकि किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उसके लिए अपन को व्हीकल चाहिए होता है। और व्हीकल जिस पाथ पर चलेगा यानी कि रास्ते पर चलेगा वो रास्ता चाहिए होता है। और व्हीकल को मूव कराने के लिए उसमें इंजन वगैरह चाहिए होता है। तो उसी तरीके से ह्यूमंस के अंदर भी व्हीकल्स के तौर पर प्रेजेंट कौन है, वो है ब्लड और लिम्फ। मेजरली ब्लड उन चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है जो वाटर में सॉल्वेबल होते हैं। जो चीजें वाटर में सॉल्वेबल होंगी यानी कि पानी में जो चीजें घुल जाती हैं उन चीजों का जो ट्रांसपोर्टेशन करेगा वो मेनली ब्लड करेगा। और जो फैट में सॉल्वेबल होती है, किस में सॉल्वेबल, फैट में सॉल्वेबल हो यानी कि वसा में घुलती हो, उनका ट्रांसपोर्टेशन लिम्फ करेगा। अब ब्लड के बारे में अपन देखें तो ब्लड के मेजरली 2 कंपोनेंट होते हैं, एक है सेल्यूलर पार्ट और एक है प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब उसका लिक्विड पार्ट जो है यानी कि द्रव भाग जो है वो 55% यानी कि 55% होता है ब्लड का। और सेल्यूलर पार्ट की अगर बात करें तो वो 45% है। इसे सॉलिड पार्ट भी अपन बोलते हैं। सॉलिड पार्ट के अंदर 3 टाइप की सेल, सॉलिड पार्ट मतलब लाइक एक रिवर फ्लो हो रही है, एक नदी बह रही है और उसके अंदर फिशेस स्विम कर रही है यानी कि मछलियां तैर रही हैं। तो वो जो नदी का जो पानी है वो एज अ प्लाज्मा की तरह काम करता है हमारे ब्लड में। और उसके अंदर जो डिफरेंट काइंड ऑफ मछलियां जो तैर रही हैं वो हमारी सेल्स के तौर पे काम करती हैं जो सॉलिड पार्ट बनाती हैं। अब सेल्स में पहली सेल है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कोशिका और प्लेलेट्स। अभी अपन इनको इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ेंगे। अब अपना व्हीकल हो चुका है यानी कि अपनी जो गाड़ी जो रोड पे चलती है वैसे अपनी बॉडी का व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला ब्लड और लिम्फ 2 तरीके के व्हीकल्स हो चुके हैं। देन उसको चलाने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए कोई ना कोई मोटर चाहिए, तो वो उस मोटर की तरह या पंप की तरह जो इसको इन दोनों को पंप करने में हेल्प करेगा वो कौन है, हार्ट। देन इन सब चीजों को चलाने के लिए एक रास्ता, एक पाथ चाहिए, उसके लिए अपनी बॉडी में है वेसल्स। वेसल्स 3 टाइप की हैं, आर्टरीज यानी कि धमनी, वीन्स यानी कि सिरा और कैपिलरीज यानी कि केशिकाएं। इन सारे टॉपिक्स को अपन एक एक करके अभी देखेंगे, लेकिन अभी ये एक फ्लो चार्ट अपना पूरा दिमाग में रहना चाहिए कि कहां से कौन सी चीज कनेक्टेड है। देन अपन एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक है ब्लड। अब ब्लड क्या है, ब्लड मेजरली ब्लड काफी सारी सेल्स से मिलके बना है और अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है यानी कि परिवहन का काम करता है ब्लड। अब ब्लड बहुत सारी तरह की कोशिकाओं से मिलके बना है। अगर बहुत सारी तरह की कोशिकाएं, सेल्स मिलके कोई एक काम करें तो अपन उसे टिश्यू या ऊतक बोलते हैं। बिकॉज ऑफ ब्लड जो होता है यानी कि रक्त जो है वो अपनी पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम भी करता है यानी कि पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जितनी भी मेजरली चीजें ले जाई जा रही हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, इसीलिए उसे कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। इसीलिए उसे, और बिकॉज ऑफ इसका मेजॉरिटी पार्ट लिक्विड है इसीलिए ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तरल लिक्विड होने की वजह से संयोजी यानी कि ऑल ओवर बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है। और ऊतक यानी कि टिश्यू, टिश्यू इसीलिए क्योंकि बहुत सारी सेल्स हैं जो मिलके ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन का काम कर रही हैं। फंक्शन क्या है परिवहन का, रक्षा का और नियमन का। नियमन मतलब रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब अपनी बॉडी का टेम्परेचर, अपनी बॉडी का टेम्परेचर लाइक 37 डिग्री सेल्सियस होता है यानी कि अपनी बॉडी का तापमान जो 37 डिग्री सेल्सियस है, अब उसको मेंटेन करके रखना है। तो मेंटेन करने में हेल्प कौन करता है, ब्लड हेल्प करेगा। अपनी बॉडी में जो पीएच लेवल जो होता है, अपने ब्लड का पीएच होता है 7.4 अप्रोक्स यानी कि हल्का सा बेसिक होता है, क्षारीय होता है। अब उसको मेंटेन कौन रखवाता है, ब्लड। उस सारे पीएच को मेंटेन करने में हेल्प कौन करता है, ब्लड।
देन अपन देखें कि ब्लड का फंक्शन क्या क्या है, यानी काम क्या क्या है। गैसियस ट्रांसपोर्ट, यानी कि गैस, अपनी बॉडी में गैस होती है, CO2, ऑक्सीजन, इन सबको एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाएगा? ब्लड ले जाएगा, लिखा हुआ है। फेफड़ों को ऑक्सीजन, फेफड़ों से जो ऑक्सीजन ले जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा, वो ब्लड काम करेगा। ट्रांसपोर्टेशन इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट बहुत सारे टाइप के अपने न्यूट्रिएंट्स जो अपने खाना खाया उसमें बहुत सारे टाइप के ऐसी चीजें मिली होंगी जो अपनी बॉडी के काम में आएंगी, तो उन न्यूट्रिएंट्स को भी कौन ले जाएगा इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी में? वो भी ब्लड का ही काम है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स मतलब बहुत सारी ग्लैंड्स है जो अपने हार्मोन सिक्रीट, यानी ग्रंथि अपना हार्मोन सिक्रीट करती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह यानी कि पूरी बॉडी में कौन ले जाएगा? ब्लड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट लाइक जो अपनी बॉडी में वेस्ट जनरेट होता रहता है, यानी कि जैसे अपना यूरिनेशन होता है, यानी कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उसमें यूरिक एसिड, यूरिया, ये सारी चीजें होती हैं। अब ये अमोनिया, ये सारी चीजें ब्लड के थ्रू ही किडनी तक पहुंचाई जाती हैं और किडनी तक पहुंच के वो यूरिन के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में यानी कि मूत्र के फॉर्म में शरीर से बाहर उत्सर्जित की जाएंगी। देन अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन क्या करता है? बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड जो होता है उसमें एक टाइप की सेल्स हैं WBC, WBC मींस व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है? अपन को इन्फेक्शन से और डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीज से, यानी कि रोगाणुओं से बचाने में हेल्प करती है। रेगुलेशन बता ही दिया, टेम्परेचर और पीएच लेवल, शरीर का तापमान और पीएच को संतुलित बनाए रखता है। अब जो कंपोजिशन है ब्लड का, वो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी सॉलिड पार्ट। प्लाज्मा 55%, सॉलिड पार्ट जो होता है वो 45% बनाता है। अब प्लाज्मा की अगर बात करें तो प्लाज्मा हल्का सा पेल येलो कलर का होगा, यानी हल्का पीले कलर का होगा, और स्टिकी फ्लूइड यानी कि चिपचिपा फ्लूइड है, और ये ब्लड का कितना पार्ट बनाता है? 55% बनाता है। इट कंटेन्स 90 to 92% ऑफ वाटर, यानी कि 90 से 92% तक इसमें वाटर है, 7% अप्रोक्स प्रोटीन है, 1% के आसपास सॉल्ट, ग्लूकोज, हार्मोन्स, यूरिया, ये सारी चीजें होती हैं। फंक्शन क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, हार्मोन्स को ले जाएगा, और वेस्ट मटेरियल जो बॉडी के अंदर जनरेट होगा वो भी प्लाज्मा के थ्रू ही डिसॉल्व होके बाहर बॉडी से निकलता है। मेंटेन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर, बीपी को भी यही मेंटेन करके, यानी कि अपनी बॉडी में अगर वाटर सफिशिएंट क्वांटिटी में तो अपना बीपी भी सही रहेगा, यानी कि ब्लड की जो थिकनेस है वो भी सही रहेगी। यानी कि थिकनेस यानी कि पानी कम हुआ तो अपना ब्लड थिक हो जाएगा, यानी गाढ़ा हो जाएगा, और पानी अगर ज्यादा हुआ तो अपना ब्लड डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसको मैनेज करके प्लाज्मा रखता है कि कितना क्वांटिटी में पानी उसके अंदर होना चाहिए। हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट हीट, यानी कि अपनी बॉडी में पूरी पूरी बॉडी के अंदर इक्वल अमाउंट में हीट डिस्ट्रीब्यूट हो, जहां जितनी चाहिए। कई बॉडी ऑर्गन से तो होते हैं जहां पर बॉडी से ज्यादा हीट होती है, कई ऐसे बॉडी ऑर्गन होते हैं जहां पर कम होती है। इस बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज रखने के लिए जो चीज यूज होती है वो है ब्लड। अब अपन बात करें जो सॉलिड पार्ट था, सॉलिड पार्ट में सबसे पहली सेल थी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, इन्हें एरिथ्रोसाइट भी अपन बोलते हैं। ये जो होती है बाई कॉन्केव शेप होती है, यानी कि ये दोनों साइड से पिचकी हुई होती है और सर्कुलर होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसीलिए लिखा है बाई कॉन्केव डिस्क लाइक, दोनों तरफ से धसी हुई और चक्री समान संरचना है। ये जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है वो 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में प्रेजेंट होनी चाहिए। इनका लाइफ स्पैन, यानी कि जो बनने के बाद कब तक जिंदा रहेंगी उसको बोलते हैं। कोई चीज नेचुरली बर्थ ली है यानी कि पैदा हुई है और नेचुरली उसकी डेथ हुई है, मरने तक के टाइम को उसको क्या बोलते हैं? लाइफ स्पान, जीवन काल बोलते हैं। तो जो आरबीसी का लाइफ स्पान है वो है 120 डेज। ये बनती कहाँ है? बोन मैरो के अंदर। अपनी बोन के अंदर जो होलो कैविटी टाइप में होती है उसे अपन बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं, वहां पर डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है, वो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। हीमोग्लोबिन मेन कंटेंट है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही ये रेड दिखाई देती है, और ब्लड जो रेड दिखाई देता है वो आरबीसी की वजह से। ब्लड किसकी वजह से रेड है? आरबीसी की वजह से। आरबीसी किसकी वजह से रेड है? हीमोग्लोबिन की वजह से। अब हीमोग्लोबिन दो वर्ड से मिलकर बना है, हीमो और ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन है और हीम आयरन को रिप्रेजेंट करता है। तो आयरन की वजह से, आयरन से जो भी मेनली जो साइंस में रिएक्शंस वगैरह जो होती है, आयरन जहां पर भी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो
वो रेड कलर की दिखाई देती है अपन को। और मेनली जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है वो हीमोग्लोबिन करता है, और हीमोग्लोबिन में भी कौन करता है, आयरन कैरी करने का काम करता है। आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, गैसियस ट्रांसपोर्ट, यानी कि गैसों को एक जगह से दूसरी जगह, मेनली कौन सी वाली गैस, ऑक्सीजन। तो इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, यानी कि लंग्स में जो सांस ली है उससे ऑक्सीजन को उठाएगी, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बनके क्या कंबाइंड होकर बन जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और कुछ क्वांटिटी में ये लंग्स तक CO2 को भी पहुंचाती है। मेजरली CO2 का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो प्लाज्मा के थ्रू होता है, ना कि आरबीसी के थ्रू। आरबीसी के अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए इसका मैक्सिमम स्पेस क्या होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू कंटेन होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन के थ्रू फिलअप होता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं, केंद्रक होता ही नहीं है। हीमोग्लोबिन इसी की वजह से रेड कलर की है आरबीसी, और आरबीसी की वजह से ब्लड रेड कलर का है। अब हीमोग्लोबिन लाइक आरबीसी की तरह इस तरीके से नेट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ये ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेगा अपने साथ, और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में जहां भी जरूरत है वहां ले जाएगा। अब ऑक्सीजन की क्यों जरूरत होती है वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और रिलीज इन इट टिश्यू, और टिश्यूज के पास जाके उस सारी ऑक्सीजन को डिलीवर कर देगा, यानी पहुंचा देगा। गिव ब्लड टू रेड कलर। अब देखो क्या होता है कि ये आरबीसी भी जब ही रेड है जब इससे ऑक्सीजन कंबाइंड है, यानी कि ऑक्सीजन जब तक जुड़ी हुई है हीमोग्लोबिन से जब तक वो क्या है, रेड कलर की है, लाल कलर की है। डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन लीड्स एनीमिया। एनीमिया एक बीमारी है जिसके अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर ये जो हीमोग्लोबिन है उसकी कमी हो जाती है। बेसिकली ये गर्ल्स में होता है, गर्ल्स में ज्यादातर मतलब ब्लड की कमी रहती ही है, तो उनको फॉलिक एसिड्स वगैरह या फिर आयरन की टैबलेट्स दी जाती है जिनसे उनमें जो हीमोग्लोबिन है वो एक सही अमाउंट में बने। अगर हीमोग्लोबिन नहीं सही अमाउंट में होगा तो आरबीसी काउंट भी क्या हो, कम हो जाएगा, और आरबीसी काउंट कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन का फ्लो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन अपन नेक्स्ट देखें व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का मेन काम क्या है कि पहली बात तो ये कलरलेस होती है, इनरेगुलर शेप होती है, यानी कि किसी भी तरह की शेप फिक्स नहीं है, और इनके पास न्यूक्लियस होता है। इनका काउंट देखें तो 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में प्रेजेंट है, और इनका जो लाइफ स्पान है वो कोई ज्यादा फिक्स नहीं है, ये कुछ घंटे तक भी चल सकती हैं और कुछ दिनों तक भी चल सकती हैं। इनका काम होता है हमें इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा देने का। प्रतिरक्षा मतलब कि कोई भी बैड पैथोजेंस, यानी कि कोई भी ऐसा माइक्रोब सूक्ष्म जीव जो हमें हमारी बॉडी को हार्म करेगा, इसका काम बेसिकली क्या है कि ये उससे हमें बचाएगी, और बचाएगी तो हो सकता है कि बचाते टाइम निपट भी जाए, तो इसीलिए इसका फ्यू हावर्स से फ्यू डेज तक लाइफ स्पान है। ये बनती कहाँ है, बोन मैरो और लिम्फ ग्लैंड्स में। डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, डेफिशिएंसी से डेफिशिएंसी डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब अपनी बॉडी को किस तरीके से डिफेंस ये करती है बैक्टीरिया से या माइक्रोब से। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी अपनी बॉडी के अंदर आएंगे तो ये उनको संक्रमण होने से या बीमार होने से बचाएगी, उन सबको खत्म करने का काम करेगी। टाइप ऑफ WBC ये अपने 10th में मेजरली है नहीं, लेकिन याद करना हो लाइक CBSE अगर आपका हो तो उसमें याद कर सकते हो। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करती है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है। मोनोसाइट्स क्या करती हैं, एंगल्फ करती हैं जर्म्स को। फेगोसाइटोसिस याद रखना है, फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, कोई बैक्टीरिया है उसको खाई जाएगी, वो खा के खत्म कर देगी, फेगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रोब्स। इओसिनोफिल फाइट एलर्जीज। एलर्जीज जब भी होंगी हमारी बॉडी में तो जो इओसिनोफिल है उनके काउंट बढ़ जाएगा। बेसोफिल्स रिलीज हिस्टामिन, ये भी एलर्जी के टाइम पे ही होता है, जब अपनी बॉडी में किसी भी चीज से लाइक किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी है तो उसका हिस्टामिन जो होगा वो ज्यादा क्वांटिटी में उसके अंदर प्रोड्यूस होगा। अब लास्ट वाली जो सेल थी आरबीसी हो गई, WBC हो गई, और अपनी लास्ट वाली सेल जो है वो है प्लेलेट्स, इसे हिंदी में बिम्बाणु भी कहते हैं। प्लेलेट्स क्या होती है, स्मॉल है, इनरेगुलर है, यानी शेप फिक्स नहीं है, और फ्रेगमेंटेड शेप है, और इसका जो नंबर है वो 2.5 से 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब है। इसका लाइफ स्पेन जो है वो अप्रोक्स 7 डेज तक है। ये भी प्रोड्यूस कहाँ हो रही है, बोन मैरो के अंदर ही हो रही है। हेल्प क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग मतलब जब भी आपकी कोई भी वीन या कोई कहीं से भी कुछ भी चीज रप्चर हो जाती है और वहां से ब्लड बाहर निकल रहा है, तो ब्लड बाहर निकल रहा है तो ये क्या करेगी, उसे
बंद कर देगी, उस पर क्लॉट यानी कि रक्त का एक थक्का जमा देगी, जिससे वहां से ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगी। क्योंकि अगर आपका एक्सेस मात्रा में यानी कि ज्यादा मात्रा ब्लड बॉडी से बाहर निकल गया तो आपकी बॉडी का ऑल ओवर ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन उससे इफेक्टेड होगा और आपकी बॉडी सही से काम कर नहीं पाएगी। इन दी केस ऑफ एक्सीडेंट, जब कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो एक्सेस में ब्लड बॉडी से बाहर निकलने की वजह से डेथ भी हो जाती है, यानी कि वो मौत का भी कारण बन सकता है कि आपकी बॉडी से ज्यादा मात्रा में खून अगर बाहर निकल गया है तो ये क्या करती है, क्लॉथिंग का काम करती है, क्लॉटिंग का काम करेगी एक्सेस ब्लीडिंग के टाइम पे। और एग्जांपल व्हेन ब्लड वेसल इंजर हो जाए तो उस जगह जाके ये ब्लीडिंग को रोकने का काम करेगी। इसमें एक प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, जो फाइब्रिन में चेंज हो जाती है और फाइब्रिन में चेंज होके जो भी बाउंडेड जगह जहां पर भी चोट लगी है उस जगह पर जाके उसको फिक्स कर देगी, जहां से पाइप वगैरह जो भी वेसल्स रप्चर हुई है। अब अपन देखें ब्लड को समराइज करें तो इस तरीके से अपन समराइज कर सकते हैं, सारा एक ही चार्ट में लिखा हुआ हम। देन अपन नेक्स्ट पे चले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो किसी भी एडल्ट में जो नॉर्मल ब्लड होता है वो 5 से 6 लीटर होता है, ये मेल्स की बात की जा रही है, फीमेल्स में इससे 1 लीटर कम होता है। ब्लड की जो पीएच होती है वो स्लाइटली एल्कलाइन होती है, यानी कि बेसिक नेचर की होगी 7.4। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन डब्ल्यूबीसीज में होता है। प्लेटलेट्स हेल्प टू ब्लड लॉस होने से बचाती हैं और प्लाज्मा में 90% क्या होता है, वाटर होता है। ये समराइज किया है इसे। अब जो अपना सेकंड पार्ट था, अपन ने ब्लड को और प्लाज्मा को तो पढ़ लिया। सेकंड पार्ट था अपना वेसल यानी कि रक्तवाहिनियां। रक्तवाहिनियां कितने प्रकार की, 3 टाइप की हैं। होती तो मेनली 2 टाइप की हैं, लेकिन ये इन दोनों के बीच में काम करती है, यानी कि ये दोनों बड़े बड़े पाइप की तरह समझ लो। और जैसे कि लाइक अपने घर तक एक बड़ा पानी का पाइप आता और वेस्टेज का भी एक बड़ा ही सीवेज का पाइप जाता है, लेकिन अपने घर से जो पाइप कनेक्ट होते हैं यानी कि जो पानी को अपने घर तक लेके आते हैं वो भी बहुत छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, और जो वेस्टेज को भी जो बड़े पाइप्स यानी कि सीवेज के पाइप तक ले जाते हैं वो भी छोटे पाइप्स होते हैं। तो ये जो कैपिलरीज है ये वो छोटे पाइप्स हैं जो इन दोनों के बीच में काम करता है। अब एक एक करके आर्टरीज यानी कि धमनी, वीन्स और सिरा को देखते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अगर अपन आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज में फ्लो जो होगा वो मेनली जो ज्यादातर होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन होगा उसका फ्लो होता है। और कैपिलरीज जो होता है वो जो वीन्स होती हैं उनमें मेनली जो फ्लो होता है वो CO2 जेनेटेड ब्लड का होता है। अब क्योंकि इसमें वॉल्व प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, वॉल्व प्रेजेंट है। वॉल्व्स क्या करते हैं, इसके बैक फ्लो को रोकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो लाइक पूरी बॉडी में कोई भी सेल के पास ऑक्सीजन अगर पहुंच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास बैक फ्लो में अगर कोई CO2 जेनेटेड ब्लड पहुंचा और उसको ऑक्सीजन चाहिए थी तो वहां पर एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, तो वो सेल सही से काम नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए CO2 जेनेटेड ब्लड यानी कि जो CO2 युक्त जो रक्त है वो बैक फ्लो ना करे यानी कि विपरीत दिशा में ना बहे। इसीलिए क्या लगे होते हैं, तो वॉल्व्स लगे होते हैं जो इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो खुलते हैं लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लड को कभी भी फ्लो नहीं होने देते। और इसके बीच में जो दोनों को कनेक्ट करके रखती है यानी कि यहाँ पे सेल है, सपोज सेल है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेल के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन मतलब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया जाएगा और इससे प्रोड्यूस होगी एनर्जी यानी कि ऊर्जा बनेगी इन दी फॉर्म ऑफ ATP, और साथ में प्रोड्यूस होगी क्या, CO2। ये जो CO2 प्रोड्यूस हुई है इसे फिर से इस ब्लड में डाल दिया जाएगा और ये ब्लड फिर से इसे लंग्स तक ले जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, अब सब में इनके एक्सेप्शंस भी होते हैं, आर्टरीज के एक्सेप्शंस भी हैं कि सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं ले जाती और सारी वीन्स भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं ले जाती, लेकिन अभी अपन इंडिविजुअल देखेंगे तो इनमें इनके एक्सेप्शंस भी देख लेंगे। तो आर्टरीज क्या है, आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स हैं जो कैरी करती हैं ब्लड को कहां से, हार्ट से दूर ले जाने का काम करें। क्या ले जाने का काम करें, दूर ले जाने का। हार्ट से ब्लड को दूर ले जा रही है वो कौन है, आर्टरीज, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम हमेशा नहीं बोल सकते क्योंकि उसका एक्सेप्शन है। दे कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है। पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ये एक्सेप्शन है, जो कि एक ऐसी फुफ्फुस धमनी जो है अपवाद है। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को नहीं ले जाती है। इनकी जो ल्यूमेन जो होती है, ल्यूमेन क्या होता है, लाइक ये इस तरीके से पाइप है। अब इसके अंदर जो ल्यूमेन होगा, इसकी दीवार की जो थिकनेस है यानी कि वॉल की जो थिकनेस होती है वो क्या होगी,
ज्यादा होती है, और जो ल्यूमेन वाला एरिया यानी कि यहाँ से ब्लड फ्लो होता है वो बहुत नैरो होता है। अब ये इसकी वॉल्स थिक क्यों है, यानी कि इसकी दीवारें जो है वो मोटी क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि इसमें प्रेशर जो होता है, ब्लड बहुत तेजी से फ्लो होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इनकी वॉल्स जो होती है वो थिक होती है। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, इसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो हाई यानी कि उच्च दाब के ऊपर होगा। इनमें कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल आयोटा अपनी सबसे बड़ी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी जो कि लंग्स से ब्लड को लाती है। अब वीन्स को देखें तो वीन्स क्या है, कैरी ब्लड टुवर्ड द हर्ट, यानी कि ये क्या करती हैं, ये रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। एक थी हर्ट से दूर ले जाने वाली, एक हर्ट तक लाने वाली। तो हर्ट तक जो लेके आएगा वो कौन है, वीन या सिरा। अब इनके काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मेनली ले जाती है, लेकिन पल्मोनरी वीन जो है, फुफ्फुस सिरा जो है वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, तो ये एक्सेप्शन है। इनकी दीवारें जो होती हैं वो थिन होती हैं। अब उसका रीजन क्या है, इनकी दीवारें क्या होंगी, थिन होंगी। लाइक ये इस तरीके से इनका ल्यूमेन है, तो इनकी दीवारें क्या है, बहुत ज्यादा पतली है। बिकॉज ऑफ इनमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो लो प्रेशर पे होता है, लो प्रेशर पे हो रहा है, तो अपन को दीवारों की ज्यादा थिकनेस की जरूरत नहीं है। ब्लड फ्लो स्मूथली निरंतर प्रवाह होता है। एग्जाम्पल वीना कावा, पल्मोनरी वीन। नेक्स्ट अपना है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज आर द थिन टाइनी थिन वॉल ब्लड वेसल टू कनेक्ट आर्टरी एंड वीन्स। आर्टरी और वीन्स यानी कि धमनी और सिरा के बीच में जो कनेक्टिव यानी कि दोनों को एक तरीके से जोड़ के जो रखता है, एक दूसरे से कनेक्शन जो बना के रखता है, यानी कि वो ऑक्सीजनेटेड लेके आएगा ऑक्सीजन, फिर रेस्पिरेशन होगा, CO2 प्रोड्यूस होगी, CO2 को फिर डाल दिया। अब इन दोनों के बीच में यानी कि जो तो मेजर वेसल्स हैं आर्टरी से वीन, और इनके बीच में जो कनेक्टिवनेस जो बना के रखेगा, यानी कनेक्ट करके जो रखेगा वो आर्टरीज, वो कैपिलरीज होती है। इनकी वॉल क्या है, वन सेल थिक होती है, यानी कि केवल एक कोशिकी स्तर से बनी होती है। और इनसे क्या होता है, इनके बीच में गैस, पोषक तत्व, अपशिष्ट पदार्थ, इनका एक्सचेंज जो सेल से होता है वो कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। गैसियस एक्सचेंज जो इनके वायकों के थ्रू ही होगा। छोटी धमनियां और शिराओं में ये बढ़ती जाती है, उन सबसे यही जुड़ी होती है। जितनी भी छोटी आर्टरीज या वीन्स होंगे उन सबसे यही जुड़ी होगी। ये डायरेक्शन के बेस पे दे रखा है कि कौन सी आर्टरीज होती हैं। अवे फ्रॉम हर्ट यानी कि हृदय से बाहर ले जाएंगी, हर्ट से दूर ले जाएंगी आर्टरीज, और ये हर्ट के पास लेके आएंगी। ये मेजरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है एक्सेप्शन है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो करती है, लेकिन पल्मोनरी वीन इसका एक्सेप्शन है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो करती है। इनकी दीवार थिक होती है, इनकी थिक होती है। इनमें वॉल्व एब्सेंट होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो ब्लड प्रेशर है यानी कि बीपी जो है वो हाई होता है, और इसमें बीपी क्या होता है, लो होता है। बीपी का मतलब क्या है, अगर लाइक कोई ब्लड वेसल है, अब इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। अब ब्लड फ्लो होते टाइम जो इसकी वॉल्स पे जो प्रेशर डालेगा, जो दीवारों पे जो प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर को ही अपन क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो अपना 120 से लेके 120/80 mmHg होता है। जब भी आप किसी भी बीपी की मशीन में आप ब्लड मेजर करेंगे तो 120 से लेके 80 के बीच में नॉर्मल माना जाता है। अगर 80 से कम है तो अपन कंसीडर करते हैं, मानते हैं कि बीपी इसका लो है, और 120 से ज्यादा है तो नॉर्मली इसका बीपी अपन ज्यादा बोल देते हैं। लेकिन अब क्या है, क्लाइमेट कंडीशंस चेंज हो गई, गर्मी सर्दी बहुत ज्यादा जो वेदर है वो वॉलेटाइल रहता है, तो ये बीपी थोड़ा ज्यादा भी फ्लक्चुएट हो सकता है। लाइक 160 तक भी नॉर्मल है, और लोएस्ट 60 तक भी एज कंसीडर कर सकते हैं नॉर्मल है, क्योंकि जब ये मेजरमेंट्स तय किए गए थे तब क्लाइमेट कंडीशन कुछ और थी, और आज के टाइम पे जो क्लाइमेट कंडीशन है वो कुछ और है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है क्या होता है। अब जो लास्ट टॉपिक जो है वो है अपना हार्ट। हार्ट जो होता है अपनी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता ब्लड को पंप है, लेकिन इसी के साथ साथ जो लिम्फ है वो भी इसी के थ्रू ही चलता है, क्योंकि ब्लड से सेपरेट होके ही लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। लसीका का निर्माण रक्त से अलग होके होता है,
तो जिस तरीके से ब्लड फ्लो होता है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में लिम्फ का फॉर्मेशन भी होता ही रहता है, यानी कि लिम्फ के फ्लो के लिए भी या पंप करने के लिए भी जो जिम्मेदार है वो कौन है, एक तरीके से हार्ट ही है। लेकिन डायरेक्टली ये किसे पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। तो हार्ट है क्या, मेन पंपिंग ऑर्गन, यानी कि ये मुख्य रूप से पंप करता है किसको, ब्लड को। शरीर के विभिन्न भागों में ये रक्त वाहिनियों में लगातार ब्लड को पंप करता रहता है, जिससे ये ब्लड पूरी बॉडी में पहुंच सके। हार्ट बीट जो होती है वो 72 टाइम्स पर मिनट होती है, यानी कि हार्ट जो इन एंड आउट जो करेगा ब्लड को वो 72 टाइम्स होगा। और ये ऐसा ऑर्गन है, लाइक जब बच्चा बनता है, बच्चे का बेबी का फॉर्मेशन होता है वॉर्म के अंदर, गर्भ के अंदर, तो फर्स्ट मंथ में ही अप्रोक्स इसका फॉर्मेशन हो जाता है। और जब से इसकी हार्ट बीट चालू रहती है, यानी कि हार्ट जब से काम करना स्टार्ट करता है और जब तक नेचुरली डेथ नहीं हो जाती, जब तक ये लगातार काम करता रहता है, तो ये होल लाइफ लगातार काम करने में लगा रहता है। अब अपन देखें लोकेशन कहां पर है, तो लोकेशन की बात करें तो ये जो बीच में रिब जो है, जिससे बाकी रिब्स आके जुड़ी हुई है, ये बीच की जो हड्डी है, बोन जो है, इसे बोलते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम के नीचे वाली जो कैविटी फॉर्म होती है इस जगह उसे बोलते हैं मीडिया स्टेनम। और मीडिया स्टेनम में पार्शियली लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट लंग की तरफ हार्ट। तो ये कहां पर है, थोरासिक कैविटी। इस ऊपर वाली कैविटी को थोरासिक कैविटी कहते हैं और नीचे वाली कैविटी को एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं। इसे वक्ष गुहा कहते हैं, वक्ष गुहा। और इस नीचे वाली को बोलते हैं उदर गुहा। ठीक है, हल्का सा लेफ्ट साइड यानी कि बाईं तरफ होगा। फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मुट्ठी जैसी संरचना होती है। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स लाइक अपर चैम्बर्स को क्या बोलते हैं, एट्रियम। राइट वाले को राइट एट्रियम और लेफ्ट वाले को लेफ्ट एट्रियम, यानी कि आलिंद। यानी कि ऊपर के जो चैम्बर्स है वो कौन है, आलिंद है। और नीचे वाले चैम्बर्स को अपन क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स, यानी कि निलय। ठीक है, अब अगर मैं आपको समझाऊं, जो हार्ट का जो 4 चैम्बर्स होते हैं, उनमें से ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं एट्रियम और नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं वेंट्रिकल्स। यानी कि ऊपर वाले चैम्बर जो है वो है आलिंद और नीचे वाले चैम्बर से निलय। आलिंद जो होते हैं यानी कि एट्रियम जो होते हैं वो कंपैरेटिवली यानी कि अपेक्षाकृत वेंट्रिकल से छोटे होते हैं। ठीक है, एट्रियम जो होता है उसमें ब्लड आता है, ब्लड कमिंग चैम्बर्स भी बोलते हैं, यानी कि सब जगह से ब्लड आएगा। और वेंट्रिकल्स के थ्रू बॉडी के अनदर पार्ट्स तक ब्लड को पंप भी किया जाता है। इसीलिए जो वेंट्रिकल्स में क्या होता है, वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। वेंट्रिकल्स की जो वॉल्व होंगी वो थिक होंगी बिकॉज ऑफ इनमें जो प्रेशर है, क्योंकि यही जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो यही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि सिकुड़ते हैं। और जिनमें प्रेशर ज्यादा होगा उनकी वॉल्स भी क्या होंगी, थिक होंगी। तो एट्रियम्स की वॉल जो होती है वो थिन होती है और वेंट्रिकल्स की वॉल जो होती है वो थिक होती है बिकॉज ऑफ प्रेशर, यानी कि दाब की वजह से। दाब किन में ज्यादा है, दाब वेंट्रिकल्स में ज्यादा है, प्रेशर वेंट्रिकल्स में ज्यादा है, एट्रियम में कम है। इसलिए इसकी दीवार जो वॉल्स जो है वो थिक है और एट्रियम की वॉल्स थिन है। अब राइट एट्रियम, जो राइट साइड में जो एट्रियम प्रेजेंट होगा यानी कि आलिंद प्रेजेंट होगा, राइट हैंड अपने ये है, तो राइट हैंड साइड वाला जो एट्रियम है जो इस साइड पड़ेगा उसे अपन राइट एट्रियम बोलेंगे, और जो लेफ्ट साइड है उसे लेफ्ट एट्रियम बोलेंगे। अब दोनों का फंक्शन देख लेते हैं। अपर चैम्बर है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और इधर वाले में लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट वाले में। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है लेफ्ट एट्रियम में क्या जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव फ्रॉम पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स। अभी इस सर्कुलेशन को पूरे को अपन देखेंगे डायग्राम के थ्रू। वेंट्रिकल्स में क्या है, लोअर चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल्स के अंदर क्या है, जब इसके अंदर भाई राइट साइड वाले के अंदर डीऑक्सीजनेटेड है तो इसके अंदर भी कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि इसी से ब्लड किस में आएगा, राइट वाले से राइट में आएगा और लेफ्ट वाले से लेफ्ट में आएगा।
लाइक राइट वाले में अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि CO2 जेनेटेड ब्लड है और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इससे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के जो अंदर आएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा और इसके अंदर क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब इनके अंदर जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में वॉल प्रेजेंट होते हैं, वॉल मतलब कपाट प्रेजेंट होते हैं। उनका काम क्या है कि जब तक एट्रियम फिलअप हो रहे हैं यानी कि एट्रियम जब तक भर रहे हैं, जब तक वो वॉल्व बंद रहेगा और वॉल्व के खुल जाने के बाद वो एट्रियम से ब्लड जो होगा वो वेंट्रिकल्स में चला जाएगा यानी कि निलय में चला जाएगा और निलय में जाने के बाद फिर से वो बंद हो जाएंगे। जैसे ही निलय यानी कि वेंट्रिकल्स पूरी तरह भर जाएंगे, जैसे ही वेंट्रिकल्स पूरी तरह भरे वो बंद हो जाएंगे और वेंट्रिकल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे यानी कि सिकुड़ जाएंगे और पूरे ब्लड को आगे की तरफ पंप कर दिया जाएगा। तो उनके बीच में कुछ वॉल्व प्रेजेंट है, जैसे ट्राइकैस्पिड वॉल्व यानी कि त्रिवलनी कपाट जो होता है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। बाइकैस्पिड वॉल्व वो किसके बीच में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट। अब ट्राइवेनल कैप्सिड और बाइवेनल कैप्सिड का मतलब क्या है, लाइक इस तरीके से कि जो इस तरीके से वॉल्व है वो बीच में से दो पार्ट में सेपरेटेड है, उसे अपन क्या बोल देते हैं, बाइकैस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, द्विवलनी कपाट। अब जो कैस्पिड जो है वो 3 पार्ट्स में सेपरेटेड है यानी कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, उसे ट्राइविनल कैप्सिड बोल देते हैं, त्रिवलनी कपाट कह देते हैं। ये ओपन होंगे इस तरीके से ओपन होगा और ब्लड नीचे की तरफ वेंट्रिकल्स में आ जाएगा और ये भी तीनों पार्ट नीचे की तरफ खुलते हैं तो वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाता है। लोकेशन याद रखनी है, ट्राइविनल कैप्सिड राइट साइड में और बाइकैस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व लेफ्ट साइड में। अब ये फ्लो देखते हैं। लंग्स से अपन ने क्या लिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, वो ऑक्सीजनेटेड एयर ली। ऑक्सीजनेटेड एयर को कैपिलरीज एल्वियोलाई यानी कि कूपेगाओं के थ्रू किस में डाल दिया जाएगा, ब्लड में डाल दिया जाएगा और ब्लड को फिर कहां लाया जाएगा, ब्लड को लाया जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। अब दो सर्कुलेशन चलते हैं यहां पर, एक चलता है लंग्स से ब्लड को लेके आना, लंग्स तक ब्लड को लेके जाना, और एक होता है ब्लड को सेल्स तक या ऑर्गन्स तक ले जाना और वहां से CO2 जेनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके आना। तो जो लंग्स और हार्ट के बीच में चलता है सर्कुलेशन उसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, फुफ्फुसीय परिवहन। यानी कि इनमें जब आर्टरी और वीन टर्म यूज करेंगे तो उनके सामने पल्मोनरी टर्म यूज होगा। पल्मोनरी से ही अपन को समझ में आ जाना चाहिए कि वो लंग्स और हार्ट के बीच के वेसल की बात हो रही है। अब यदि वो ब्लड को पास लेके आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो वीन होगा और ब्लड को अगर दूर लेके जा रहा है तो वो क्या होगा, आर्टरी होगा। और जो अपनी सबसे बड़ी आर्टरी जो है अपन उसे अयोर्टा बोलते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड वाले में एट्रियम में आएगा और वहां से यहाँ पर जो वॉल्व है वो ओपन होगा और नीचे ब्लड आएगा और उस टाइम पे ये वॉल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और फिर यहाँ से ये जो वेंट्रिकल है कॉन्ट्रैक्ट होगा और यहाँ से फिर ब्लड को पंप कर दिया जाएगा और पूरी बॉडी तक वो पहुंचेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन मतलब ग्लूकोज की बर्निंग होगी और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी और CO2 प्रोड्यूस की जाएगी और CO2 प्रोड्यूस होगी उसको फिर से ब्लड में डाल दिया जाएगा और इस CO2 जेनेटेड ब्लड यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन जिसमें नहीं है उसको कहाँ लेके आया जाएगा, राइट एट्रियम में, कमिंग चेम्बर एट्रियम ही यानी कि दाएं आलिंद में लाया जाएगा और ये जैसे फिलअप हो जाएगा यहाँ पर जो वॉल्व प्रेजेंट है वो भी खुल जाएगा और जैसे ही ब्लड कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। पूरा भर जाने के बाद ये भी बंद हो जाएगा। फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर पंप कर दिया जाएगा, लंग्स तक पंप कर दिया जाएगा और यहां से CO2 को बाहर निकाल दिया जाएगा। अब जैसे ही ब्लड फ्री होगा वैसे ही फिर से उसमें ऑक्सीजन डाल दी जाएगी और इस तरीके से पूरा सर्कुलेशन चलता रहता है। ये फ्लो चार्ट दे रखा है कि बॉडी से पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होके आता है राइट एट्रियम में। अब बॉडी से कनेक्ट होके आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो CO2 जेनेटेड ही होगा यानी कि उस ब्लड में CO2 होगी। वाई वीना कावा, ठीक है, शरीर से दाएं आलिंद में, ठीक है। राइट एट्रियम से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ऑब्वियस सी बात है CO2 जेनेटेड ही होगा। ये भी कैसा है, CO2 जेनेटेड और ये भी CO2 जेनेटेड यानी डीऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन नहीं है। राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा और लंग्स के थ्रू किसके जाएगा, पल्मोनरी टर्म कहां, लंग्स और हार्ट के बीच में। अब इससे CO2 को बाहर निकाल दिया जाएगा। CO2 क्या कर दिया जाएगा, CO2 को लंग्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। अब लंग्स से क्या होगा, फिर लेफ्ट एट्रियम में आएगा ब्लड। लंग्स ने अब इस ब्लड के अंदर क्या डाल दी होगी, ऑक्सीजन।
ये पल्मोनरी वीन के थ्रू आएगा। अब ये कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। ये लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा वाया मिट्रल वॉल। ये ट्राइविनल कैस पड़ता, जैसे ये खुल जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल्स में पहुंचा, वेंट्रिकल से फिर कहां जाएगा, बॉडी तक जाएगा वाई आयोटा, और फिर बॉडी से CO2 प्रोड्यूस होकर फिर से यही सर्कुलेशन पूरा चलता रहेगा। अब बेटा जो अपनी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसे बोलते हैं डुअल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा रक्त परिसंचरण। वो होता क्यों है, क्योंकि ब्लड का पंपिंग जो हो रही होती है वो दो टाइप के ब्लड की पंपिंग जो होती है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन युक्त, और CO2 युक्त यानी कि CO2 जेनेटेड ब्लड की एक ही टाइम पे पंपिंग हो रही होती है ब्लड से, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, डुअल सर्कुलेटरी सिस्टम या दोहरा रक्त परिसंचरण। ये गलत लिखा हुआ है, दोहरा रक्त परिसंचरण। अब इसमें याद क्या रखना है कि इसके फायदे क्या हैं, कि इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता नहीं है, जिससे एनर्जी एफिशिएंसी यानी ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है, और हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज किया जाता है। एक स्टेथोस्कोप नाम का इक्विपमेंट होता है जिससे अपन हार्ट बीट को सुन सकते हैं। डॉक्टर के साथ ऐसा देखा, वो हार्ट बीट को लाइक पल्सेस को सुनने के लिए, या लंग्स की यानी कि अपने फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए, लाइक खांसी वांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो डॉक्टर अपनी पल्स रीडिंग वगैरह ये सारी चीज लेता है, तो वो स्टेथोस्कोप के थ्रू लेता है। हार्ट बीट क्या है, हार्ट बीट एक्चुअल में होता क्या है, हृदय स्पंदन। ये हार्ट बीट है जो अपने अंदर वॉल्व थे यानी कपाट से उनके बंद होने और खुलने की आवाज को अपन हार्ट बीट बोलते हैं। तो हार्ट बीट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी कि संकुचन और प्रसारण है, ठीक है। आर्टेरियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल, इन दोनों की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, और डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन, डायस्टोल बोलते हैं रिलैक्स होने को, उनकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, उसे अपन हार्ट बीट कहते हैं। नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है, अभी अपन स्टार्टिंग में देखा था 72 पर मिनट होती है। अपनी हार्ट के अंदर ही एक ऐसे नोड नाम के टिश्यूज हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो हार्ट बीट को मैनेज करके रखते हैं, यानी कि उसको कभी भी ब्रेक नहीं होने देते, वो एक लय में एक रेगुलरिटी में ही चलती रहती है, ठीक है। और अगर ये खराब हो जाए, ऐसे नोड अगर खराब हो जाए, लाइक किसी किसी का हार्ट सही से बीट नहीं करता, अब वो बीट नहीं कर पा रहा, यानी कि उसके जो वॉल्व थे वो सही से ओपन और क्लोज नहीं हो रहे होंगे, तो उसको रिप्लेस करने के लिए एक मशीन भी आती है जिसे अपन पेस मेकर बोलते हैं, ठीक है। ये पेस मेकर क्या करता है, हार्ट बीट को रेगुलर बना के रखेगा। कवरिंग ऑफ हार्ट, कवरिंग ऑफ हार्ट में मतलब डुअल लेयर सैक होता है, यानी कि दोहरा सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे पेरिकार्डियम बोलते हैं, हृदय आवरण बोलते हैं, दो लेयर्स होती हैं। इट कंटेन्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड, यानी अपनी बॉडी की जितनी मेजर ऑर्गन्स है, लाइक ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, ये सब एक फ्लूइड में रखे होते हैं। फ्लूइड में रखे होने का मतलब ये होता है कि बाहर से कोई भी इन पे फोर्स लगाएगा, किसी भी तरीके की इंजरी होगी, तो पहले जो शॉक एब्जॉर्ब यानी कि जो भी धक्का मुक्की वाले जो वेव्स होती हैं उनको एब्जॉर्ब कौन कर लेगा, वो फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेगा, और ज्यादा अपन को इंजरी नहीं होगी। अब अगर अपन हार्ट से रिलेटेड डिसीज की बात करें, तो हार्ट से रिलेटेड डिसीज में आता है हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफ्रास्ट्रक्शन। अब मायोकार्डियल इंफ्रास्ट्रक्शन का मतलब क्या है, कि हार्ट पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचाने का, लाने का काम कर रहा है, पूरी बॉडी को पंप करने का काम कर रहा है, लेकिन हार्ट को खुद भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो उसे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है, और उस तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम जो करता है वो करता है कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज आ जाए और जिसकी वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, तो उसकी वजह से क्या फॉर्म होगा, हार्ट अटैक फॉर्म होगा। इसी तरीके से हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, फैट डिपोजिशन की वजह से आर्टरीज में फैट डिपोजिट हो जाएगा, तो जो आर्टरीज का जो ल्यूमेन होगा यानी कि बीच का जो एरिया वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि उसमें फैट डिपोजिट हो गया है, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस, टेम्परेरी चेस्ट पेन होगा, ठीक है, ड्यू टू रिड्यूस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट मसल्स में। अब अपन देखें जो अपना हार्ट बीट जो होती है अबाउट 1 लाख पर डे जो होती है, ठीक है, पंप होता है लगभग 7000 लीटर ब्लड पंप रेगुलर करता है अपना ब्लड डेली बेस पे। हार्ट अबाउट जो हार्ट का वेट जो होता है वो 300 ग्राम्स के आसपास होता है, और इट हैज इट ओन ब्लड सप्लाई जो कि कोरोनरी आर्टरी मैंने अभी बताया था।
अब अपन ने एनिमल्स में तो ट्रांसपोर्टेशन देख लिया, एनिमल्स में ह्यूमंस के अंदर देख लिया। अब अगर बात की जाए कि प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन वस्कुलर बंडल के थ्रू होता है। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए क्यों? क्योंकि भाई जो प्लांट्स ने पानी लेना है वो उनकी बॉडी में पूरी जगह जाना है। उन्होंने जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करके खाना बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, वो भी पूरी बॉडी में जाना है। उनको भी CO2 वही उन्होंने ली एनवायरमेंट से, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जानी, तो इन सब के लिए उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन दो ही चीजों के लिए, एक तो वाटर और मिनरल्स के लिए, एक फूड के लिए। अब दो तरीके के वस्कुलर बंडल है, यानी कि संवहन बंडल है, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। मतलब याद रखने के लिए कर सकते हो, F फॉर फ्लोएम, मतलब प्रोनाउंसिएशन में F फॉर फूड, यानी कि फूड का जो ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम करता है, और वाटर का ट्रांसपोर्ट जो करता है, हिंदी में वाटर को क्या बोलते हैं, जल, तो X फॉर जाइलम और जा फॉर जल। मतलब जो प्रोनाउंसिएशन अप्रोक्स सिमिलर सा आता है, राइमिंग सी होती है, तो इसीलिए। अब होता क्या है कि जाइलम जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक ही दिशा में होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होता है पानी पेड़ के अंदर, और पानी में ही डिजोल्व होकर मिनरल्स भी ऊपर की तरफ जाते हैं, खनिज लवण जो होते हैं जल के साथ ही ऊपर जाते हैं। यूनिडायरेक्शनल एक दिशी फ्लो। अब फ्लोएम जो होता है उसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो नहीं है, बाई डायरेक्शनल, यानी कि द्विदिशीय फ्लो। उसका रीजन है कि फूड तो बनेगा लीव्स में, यानी कि पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है, वहां से फूड बनेगा। अब ये फूड क्या है, प्लांट के हर जगह जाना है। अब एक ही दिशा में तो जा सकते, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, नीचे भी जाना है, तो वो एक से ज्यादा डायरेक्शन होंगी, इसलिए उसे बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल फ्लो बोला जाता है फ्लोएम का। तो अपन ये याद कर सकते हैं, रूट से स्टेम, स्टेम से लीव के थ्रू वाटर जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये आप याद कर सकते हो। वैसे ये क्लास 9th में आता है। ये तो मतलब कि जाइलम किस किस से बना होता है, तो जाइलम के 4 भाग होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ये रूट प्रेशर को मेंटेन कर, रूट प्रेशर का मतलब क्या है कि एक सक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहता है, जिससे लगातार ऊपर की तरफ जाता रहता है पानी। अगर ये सक्शन फोर्स ब्रेक हो जाएगा तो पानी ऊपर नहीं जाएगा। अब सक्शन फोर्स आया कहां से, वो अभी मैं बताता हूं। और यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन नाम की प्रक्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन होता है। जो लीव्स जो होती हैं, ये जो लीव्स हैं, इनसे क्या होगा, जो पानी होगा वो वेपर के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, यानी कि भाप के फॉर्म में, वाष्प के फॉर्म में पेड़ से बाहर निकलेगा। अब वेपर किस तरीके से निकलेगा, ये पत्तियों पे छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, यानी कि रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों पे। उनसे क्या होता है, जितना भी अपन को पानी चाहिए था प्लांट ने नीचे से खींच लिया। अब उसमें से फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में जो यूज होगा वो 1% ही है। अब 1% ही, तो बाकी पानी का क्या होगा, बाकी के पानी को ट्रांसपोर्टेशन यानी भाप के तौर पर बाहर निकाल दिया जाएगा। इससे क्या होता है, इसके थ्रू पेड़ जो होता है अपनी बॉडी का टेम्परेचर या पेड़ का आसपास का टेम्परेचर मैनेज करके रखता है, क्योंकि जहां से भी भाप बन के उड़ती है, यानी कि वेपर बन के जहां से भी उड़ेगी, वेपराइजेशन जहां पर भी होगा, वो सरफेस क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसीलिए जब भी अपन को गर्मियों में पसीना आता, स्वेटिंग जब होती है, तो स्वेटिंग इसीलिए आती है क्योंकि अपनी स्किन पर जैसे ही पानी आएगा वो गर्मी की वजह से वेपराइज होगा, और वेपराइज होगा यानी कि भाप बन के उड़ेगा, तो अपनी स्किन ऑलरेडी कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, जिससे हमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर अगर अपनी बॉडी का हो गया तो अपने एंजाइम, हार्मोन ये सब काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, धीरे धीरे बॉडी काम ही करना बंद कर देगी। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन समझ में आया होगा। फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम के थ्रू किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का, यानी कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, आई होप सो सारी चीजें समझ में आई होंगी।